नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा आईएएस एकेडमी में। आज का डेट है 26 अप्रैल 2024 एंड डेली के करंट अफेयर्स के न्यूज़ एनालिसिस के डिस्कशन में मैं शुभदीप आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं आज का न्यूज़पेपर का सबसे पहला आर्टिकल। यहाँ पे बात की जा रही है ट्री कवर इन असम के रिलेटेड। बोला जा रहा है जो ट्री कवर है असम, उसके लॉस अगर देख लीजिएगा वन ऑफ द हाईएस्ट है कंट्री में, राइट। सो और ये किसके आधार पर दिया गया है? ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच मॉनिटरिंग रिपोर्ट के आधार पर। बोला जा रहा है 2001 से 2023 के बीच में इंडिया ने ओवरऑल एक्सपीरियंस किया एक सिग्निफिकेंट ट्री कवर लॉस, जिसमें अराउंड 2.33 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ ट्री कवर जो है एज पर द डेटा ऑफ ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच मॉनिटरिंग रिपोर्ट, वो लॉस होता हुआ हमको देखने को मिला है। और अगर स्टेट वाइज देख लीजिएगा, मतलब इंडिया में वेरियस स्टेट्स में कौन कौन से स्टेट सबसे ज़्यादा लॉस उसमें देखा गया है, उसमें आता है असम, जो क्या लीड कर रहा है इन ट्री कवर लॉस विद 3,24,000 हेक्टेयर। उसके बाद आता है मिजोरम 3,12,000 हेक्टेयर। उसके बाद आता है अरुणाचल प्रदेश 2,62,000 हेक्टेयर, नागालैंड 2,59,000 हेक्टेयर, मणिपुर 2,40,000 हेक्टेयर. If you'll see this, then these all are northeastern states. Can you see that? राइट और हम लोग क्या प्राउड फील करते हैं ना दैट नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में ओवरऑल ट्री कवर्स बहुत ज़्यादा है। अब देखो नॉर्थ ईस्ट रीजन में लॉस भी तो ट्री कवर का ज़्यादा हो रहा है। देखो इससे एक इनडायरेक्ट आपको सिग्निफिकेंस ये पता चलेगा दैट ट्री कवर लॉस क्यों होगा। ऑफ कोर्स कोई डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ के लिए, इसका मतलब नॉर्थ ईस्ट में डेवलपमेंट हो रहा है, ये आप कहीं ना कहीं एक एंगल इसका जोड़ सकते हो। हाँ चलो उससे खुश हो जाओ, राइट। बट इवेंचुअली अगर देखोगे दैट हाँ ट्री भी तो इम्पॉर्टेंट है ना डेवलपमेंट्स के लिए, हमारा इकोसिस्टम भी तो इम्पॉर्टेंट है ना डेवलपमेंट के लिए, वो तो कहीं ना कहीं लॉस हो रहा है ना। समझ लो बात। नाउ कलेक्टिवली दीज अबव टॉप 5 रीजन अभी जो हम लोगों ने डिस्कस किया, ये मिलकर अकाउंट करता है अराउंड 60% ऑफ इंडिया का टोटल ट्री कवर लॉस ड्यूरिंग 2001 से लेकर 2023। नाउ सवाल होता है किस तरीके का फॉरेस्ट इफेक्ट हो रहा है। देखो ड्राई नॉन ट्रॉपिकल प्राइमरी फॉरेस्ट तो हो ही रहा है, बट साथ ही साथ सेकेंडरी फॉरेस्ट, ट्री प्लांटेशंस वाले रीजन्स एंड ह्यूमिड प्राइमरी फॉरेस्ट भी हमें देखने को मिल रहा है। नाउ प्राइमरी फॉरेस्ट मतलब दोज रीजन विच वेर नॉट स्टिल बीन अनटच्ड, राइट, दोज फॉरेस्ट आर बेसिकली नोन एज प्राइमरी फॉरेस्ट, राइट। नाउ नेक्स्ट इट स्पेसिफाइज द ट्री कवर लॉस इन असम, दैट इज ट्री कवर लॉस इन असम अगर देख लीजिएगा 2010 में असम के पास 2.38 बिलियन हेक्टेयर्स ऑफ नेचुरल फॉरेस्ट था, जो क्या असम के लैंड एरिया का 33% ऑफ द लैंड एरिया कवर कर रहा था। बट बाय 2023 117,100 हेक्टेयर जो नेचुरल फॉरेस्ट का है वो लॉस हो चुका है। 2002 से 2003 के बीच में असम ने 70,500 हेक्टेयर ऑफ ह्यूमिड प्राइमरी फॉरेस्ट, जो क्या 22% ऑफ टोटल ट्री कवर लॉस दिखा रहा है असम का। और 2013 से लेकर 2023 के बीच में 96% जो ट्री कवर लॉस है असम में, वो सिर्फ और सिर्फ असम के नेचुरल फॉरेस्ट में ही हम लोग को देखने को मिला है। तो सवाल होता है दैट रीजनल अगर इम्पैक्ट देख लीजिएगा विद इन असम, तो जी हाँ दोस्तों, कार्बी एंगलोंग जो है वो वन ऑफ द मोस्ट अफेक्टेड एरिया, जिसमें 1,19,000 हेक्टेयर लॉस हुआ है। और दीमा हसाओ में 80,600 हेक्टेयर का हमें लॉस देखने को मिला है। मतलब ये कार्बी एंगलोंग एंड दीमा हसाओ जो है, यही असम के 62% जो ट्री कवर लॉस है 2001 से 2023 के बीच में, उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो पता चल गया आपको आसाम है, और आसाम में भी कौन से डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा हो रही है, वो है हिल डिस्ट्रिक्ट, दैट इज़ कार्बी एंगलोंग एंड दीमा हसाओ। क्लियर है? ओके चलो नेक्स्ट, ट्री कवर गेन्स अगर देख लीजिएगा, जी हाँ, डिस्पाइट बहुत जगह लॉस हुआ है, बट स्टिल इंडिया के कुछ कुछ ऐसे रीजन्स हैं जहाँ पर हमें सिग्निफिकेंट राइज भी देखने को मिला, सिग्निफिकेंट गेन भी देखने को मिला है ट्री कवर्स में, जिसमें आता है कर्नाटक, जिसमें अराउंड 2,22,000 हेक्टेयर एड ऑन हुआ है, आंध्र प्रदेश 1,94,000 हेक्टेयर एड ऑन हुआ है, और तमिलनाडु जिसमें 1,64,000 हेक्टेयर्स गेन किया गया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम लोग क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के रिलेटेड ये आर्टिकल डिस्कस करेंगे। देखो ये आर्टिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वैसे तो ये आर्टिकल कर्नाटक के रिलेटेड बात की गई थी, दैट कर्नाटक की जो एग्रीकल्चर इकोनॉमी है, स्पेसिफिकली राइस कल्टीवेशन,
वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट हुआ है, क्योंकि वहाँ पर इनसफिशिएंट रेनफॉल देखने को मिला है। क्यों? क्योंकि वो लोग डिपेंड कर रहे हैं ऑन अंडरग्राउंड एक्विफायर्स, राइट। इसी के लिए बोला जा रहा है क्यों ना हम लोग क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन लाया जा सके कर्नाटक में। तो सिर्फ कर्नाटक ही नहीं, ये इशू आने वाले समय में अलग अलग स्टेट्स को भी इम्पैक्ट करेगा, राइट। तो ओवरऑल हम लोग देख लेते हैं दैट ड्रॉट के रिलेटेड चैलेंजेस क्या क्या है। देखो, सबसे पहले तो एग्रीकल्चर इम्पैक्ट, दैट इज अगर रेन ही ना हो, है ना, तो अनडाउटेडली वी नो दैट एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी कैसी होगी। दैट इज अगर रेन नहीं होने से एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी धीरे धीरे घटेगा, और इससे थ्रेट क्या होगा? हमारा फूड सिक्योरिटी। नेक्स्ट, पॉलिसी रिस्पॉन्स की अगर बात करें, रिसेंट जो कंट्रोवर्सीज हैं अलॉन्ग द फार्म बिल्स, वो उसने अंडरस्कोर कर दिया है द अर्जेंसी ऑफ रिफॉर्म ऑफ एग्रीकल्चरल पॉलिसी। क्योंकि देखो, अगर आप एक कोई पॉलिसी गवर्नमेंट ले आती है ना, तो वो गवर्नमेंट सोचती है दैट ऑन लार्ज स्केल ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर्स को वो फ़ायदे पहुंच सके। अब अगर फार्मर्स अगर उसको प्रोटेस्ट करके उसको बंद करवा दे रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ फार्मर्स का इंटरेस्ट उससे हर्ट हो रहा है, तो ये तो अब इससे रिफॉर्म्स फ्यूचर में आप क्या रिफॉर्म्स एक्सपेक्ट कर रहे हो फार्मिंग में? और फार्मिंग एक ऐसा सेंसिटिव इशू है, सेंसिटिव टॉपिक है ना, जहाँ पर फार्मर्स के तरफ ही ज़्यादा वर्डिक्ट सुनाई देता है। समझ रहे हो बात? ओके, नेक्स्ट इज वाटर स्कार्सिटी। देखो, वाटर क्राइसिस अनडाउटेडली अगर पूरा देश में देख लोगे, वन ऑफ द अलार्मिंग लेवल में हमें वाटर क्राइसिस पहुंचता हुआ दिख रहा है, राइट। और इसके कारण कहीं ना कहीं हमको भी रीइवैल्यूएट करना पड़ेगा हमारे क्रॉप्स के चॉइसेस को और वाटर मैनेजमेंट के स्ट्रैटेजीज को। ये इस आर्टिकल में बोला गया है ना। सवाल होता है क्या इम्पैक्ट हो रहा है वाटर के कारण एग्रीकल्चर चॉइसेस में? देखो, हाई वाटर कंजम्पशन क्रॉप्स, बहुत सारे ऐसे क्रॉप्स है जैसे राइस, व्हीट, राइट। सो ये जो है कुछ कुछ रीजन्स में ऐसे ग्रो किए जाते हैं जहाँ पर ऑफकोर्स वास्ट अमाउंट ऑफ पानी तो चाहिए, क्योंकि दीज क्रॉप्स आर नोन एज वाटर गुजलिंग क्रॉप्स। मोर ओवर न्यूट्रिशनल कंसर्न भी है, राइट, क्योंकि ऑफकोर्स कहीं ना कहीं न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी को भी तो हमको प्रमोट करना पड़ेगा। दैट अगर आप कंटिन्यूसली सिर्फ और सिर्फ कार्ब्स ही लेते रहो, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, ये सब अगर आपके शरीर में ना जाए तो कैसे चलेगा, राइट। तो इसीलिए हम लोग को न्यूट्रिएंट डाइवर्सिफिकेशन को भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमारे पॉपुलेशन को अगर न्यूट्रिएंट डाइवर्सिफिकेशन नहीं मिला तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में वी आर गोइंग टू फेस द इशू ऑफ साइलेंट हंगर, राइट। और साइलेंट हंगर मतलब वही है दैट आपको खाना तो मिल रहा है बट प्रॉपर पौष्टिक खाना नहीं मिल रहा है। इससे क्या होता है पता है? इससे नेगेटिवली इम्पैक्ट होगा हमारे आने वाले पॉपुलेशन का कॉग्निटिव स्किल्स। क्यों? क्योंकि कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो बहुत हद तक डिपेंड करता है ऑन इनटेकिंग ऑफ वेरियस न्यूट्रिएंट्स। आप भले ही खाना खाओ बट अगर आपको पौष्टिक आहार नहीं मिलेगा तो आपकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी प्रॉब्लम आएगी, राइट। तो ये सब प्रॉब्लम्स है। तो सवाल होता है सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस एंड डाइवर्सिफिकेशन के लिए क्या किया जाए? अनडाउटेडली क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन तो करना ही पड़ेगा, जिसमें लेस वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स को भी हम लोग को प्रमोट करना पड़ेगा और इनोवेट करना पड़ेगा फार्मिंग टेक्निक को। जैसे हम लोग अगर नए नए मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स अगर इस्तेमाल करें, जैसे आपने सुना होगा प्रिसीजन फार्मिंग के बारे में, आपने सुना होगा हाइड्रोफोनिक्स के बारे में, जिसमें मिट्टी तो लगता ही नहीं है, ये सिंपली आप लैब्स में ग्रो किए जाते हैं, है ना। तो इससे अगर किया जाए, अब देखो इतना पैसा तो हमारे पास है नहीं, राइट, हाइड्रोफोनिक्स करे, है ना, क्योंकि उसके लिए बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए। जापान जैसे शहरों में वो सब किया जा सकता है, राइट। तो इससे क्या होगा? वाटर एफिशिएंसी जो वो इम्प्रूव होती है। और रेन वाटर हार्वेस्टिंग ऑफ कोर्स ये तो इन सीटू भी कर सकता है, एक्स सीटू भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक कर सकता है, जिससे ऑफ कोर्स वाटर की अवेलेबिलिटी को ज़्यादा से ज़्यादा इंश्योर करवाया जा सके। और पॉलिसी एंड इकोनॉमिक इंटरवेंशंस में अगर बात करा जाए तो यस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस रिफॉर्म्स, वैसे डिबेट्स तो चलती रहती है ओवर द एमएसपी, और ये कहीं ना कहीं हाईलाइट करती रहती है दैट हाँ पोटेंशियल हमें रोल हमें आई मीन ऐसे कुछ पॉलिसीज़ लाने पड़ेंगे जिससे क्रॉप को डाइवर्सिफाई किया जा सके। और एमएसपी वन ऑफ द मेजर आस्पेक्ट है, क्योंकि एमएसपी मतलब क्या होता है ना, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ये वैसा प्राइस है जो क्या गवर्नमेंट क्रॉप से पहले ही फार्मर्स को बोल देती है दैट अगर आप इतना क्विंटल क्रॉप उगाओगे तो मैं आपको इतने पैसे दूंगा, राइट। आप सरकार किसको बोल रही है? आप राइस को ऊपर एमएसपी दे रही है, बट अभी अगर दूसरे डाइवर्सिफाइड क्रॉप्स के लिए एमएसपी अगर इंश्योर करोगे तो अनडाउटेडली बहुत अच्छा होगा, राइट। गवर्नमेंट सपोर्ट, इनहांस सपोर्ट फॉर कोल्ड स्टोरेज, अनडाउटेडली देखो बहुत सारा तो हमारा खाना बर्बाद हो जाता है क्योंकि कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी नहीं है। तो ये गवर्नमेंट को इंश्योर करना पड़ेगा, राइट। एनिमल हस्बेंड्री, डेवलपिंग एनिमल हस्बेंड्री एज एन ऑल्टरनेटिव एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को डाइवर्सिफाई इनकम सोर्सेज फॉर फार्मर्स। दैट इज अगर हम लोग
सिर्फ फार्मिंग में ही ध्यान देते हैं, तो बहुत समय क्या होता है ना दैट जैसे अगर क्लाइमेट चेंज के कारण फार्मिंग रिटर्न्स अच्छा नहीं भी दे सकता है, राइट। तो उस केस में किसानों को भी सोचना चाहिए दैट उनको भी डाइवर्सिफाई करना चाहिए, उनको भी एनिमल हस्बेंड्री करना चाहिए, दैट इज़ कुछ कुछ एनिमल्स को भी पालना चाहिए, जिससे बाई चांस अगर क्रॉप्स से उनको रिटर्न ना मिले तो एटलीस्ट एनिमल्स को बेच कर एटलीस्ट कुछ तो उन लोग का पेट भरे, राइट। टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, कहीं ना कहीं अभी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसको लेवरेज करना पड़ेगा और डिफरेंट अदर टेक्नोलॉजीज़ को लेवरेज करना पड़ेगा, जिससे एग्रीकल्चर आउटपुट को प्रिडिक्ट किया जा सके और फार्मिंग प्रैक्टिसेस को इन्हांस किया जा सके। एजुकेशन एंड रिसर्च में भी हमको फोकस करना पड़ेगा, एग्रीकल्चर एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट में फोकस करना पड़ेगा, और कंक्लूडिव टर्म में बोला गया है दैट कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर साइंटिस्ट, पॉलिसी मेकर्स और फार्मर्स तीनों को एक साथ आकर पॉलिसी फ्रेम आउट करने पड़ेंगे और एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजीज डेवलप करना पड़ेगा, जिससे ओवरऑल देश के एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन भी बढ़े, है ना, पॉलिसी मेकर्स भी खुश रहे और फार्मर्स भी खुश रहे, राइट। और इसके लिए प्रॉपर वाटर मैनेजमेंट और एग्रीकल्चर सस्टेनेबिलिटी के ऊपर हमें ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। आई होप दैट दिस आर्टिकल इज़ वेरी मच क्लियर टू यू नाउ। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे मिलियन मिलावाकी प्रोजेक्ट के रिलेटेड। ये द प्रिंट में न्यूज़ आया था। एक्चुअली देखो, इसराइल जो है वो एम्बेसी ऑफ इसराइल ने ज्वाइन किया है इंडिया के साथ, जिससे क्या इंडिया की एयर क्वालिटी को इन्हांस किया जा सके अर्बन स्पेसेस में मास एफॉरेस्टेशन करके। और ये जो अर्बन स्पेसेस में मास एफॉरेस्टेशन ये कैसे किया जाएगा? बाय यूजिंग दिस मेथड कॉल्ड मियावाकी मेथड। ये इंस्पायर्ड है बाय ए जापानीज बॉटनिस्ट जिसका नाम है अकीरा मियावाकी, राइट। ये क्या करती हैं, ये जो कॉम्पैक्ट स्पेसेस है, जो क्या अर्बन स्पेसेस ही यूजुअली कॉम्पैक्ट होते हैं, वहाँ पर ग्रीनरी को बूस्ट करती है। कैसे? बाई अप्लाइंग मल्टी लेयर्ड फॉरेस्ट, जिससे ग्रोथ क्विक हो सके और ये नेचुरल बायोडाइवर्सिटी को मिमिक किया जा सके, राइट। मल्टी लेयर्ड फॉरेस्ट मतलब जैसे से फॉर एग्जांपल देखो, ये एक छोटा वाला पौधा बना दिया, मतलब लगा दिया वहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट लेयर रहेगा एक बड़ा वाला पौधे का, नेक्स्ट लेयर रहेगा एक बड़े वाला, राइट। तो इससे क्या होगा, ये वाला जो ट्री है इस ट्री के साथ कॉम्पीट नहीं करेगा, समझ रहे हो बात। तो नेक्स्ट इज इतना छोटा वाला, तो ये हुआ मल्टी लेयर, है ना, दैट एक लेयर है ना, दो लेयर, एक लेयर कहाँ गया, एक मिनट, एक लेयर देखो, दूसरा लेयर, राइट, तीसरा लेयर, चौथा लेयर। कैन यू सी दैट? दिस इज कॉल्ड मल्टी लेयर, राइट। नाउ दो दे लैक सम नेचुरल फॉरेस्ट एट्रीब्यूट, जैसे मेडिसिनल प्रॉपर्टीज उसमें नहीं होती, बट स्टिल बहुत हद तक ये सर्व करता है एज इफेक्टिव कार्बन सिंक और इकोलॉजिकल डैमेज को भी रोकने से ये बचने से रोकता है, राइट। नेक्स्ट इज सेशन एरिया। नाउ इंडियन नेशनल क्यों न्यूज़ में था? क्योंकि इंडियन नेशनल अभी एक लॉन्ग टर्म मल्टी एंट्री सेशन वीसा को ले सकते हैं फॉर 2 years, राइट। नाउ ये जो है सेशन एरिया है क्या? ये दुनिया का लार्जेस्ट फ्री ट्रैवल एरिया है, जिसमें आप एक पासपोर्ट को अगर आपको मिल जाता है तो आप 27 कंट्रीज़, जो ये ब्लू कलर में कंट्रीज़ है ना, जिसमें पोर्चुगल, फ्रांस, स्पेन, जर्मनी, पोलैंड, नीदरलैंड, बेल्जियम, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, लातविया, एस्टोनिया, लिथुआनिया, then comes Hungary, Slovakia, Czech Republic, Austria. So all these countries, all these 27 countries में आप इसमें जा सकते हैं, राइट। जिसमें 23 जो है तो EU के मेंबर्स है, यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स है 20, इसमें 23 कंट्रीज़, और बाकी है आइसलैंड, लिechtenstein, नॉर्वे एंड स्विट्ज़रलैंड भी इसमें आता है। ये फैसिलिटेट करता है एक सीमलेस ट्रैवल अक्रॉस द पार्टिसिपेटिंग नेशंस, अक्रॉस दिस होल नेशंस। आप आराम से सीमलेसली कहीं पे भी जा सकते हैं, आपको अलग अलग वीज़ा की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, ऑल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग मेथड। इंडियन नेशनल्स जो है, अभी देखो बेसिकली, सॉरी माफ़ करना, ये जो है एडिट करना गलत हो गया, कोई बात नहीं। ऑल्टरनेटिंग वेटिंग एंड ड्राइव मेथड है क्या, पहले तो देख लेते हैं। ये देखो एक वाटर सेविंग टेक्निक है, ठीक है, जिसको राइस कल्टीवेशन में आप इंक्लूड कर सकते हो। नाउ यहाँ पे क्या बोला जा रहा है दैट हम लोग क्या करते हैं, राइस को जब भी कल्टीवेट करते हो तो राइस के फील्ड को देख लीजिएगा आप, पूरा पानी से पानी डुबा दिया जाता है ना। तो बोला जा रहा है इंस्टेड ऑफ फ्लडिंग द राइस फील्ड, इस मेथड दैट इज ऑल्टरनेटिंग वेटिंग एंड ड्राइंग मेथड में क्या हम लोग कर सकते हैं, ऑल्टरनेटिवली पीरियड के लिए उस राइस के फील्ड को फ्लड कर सकते हैं, फिर से उसको सुखा सकते हैं, फिर से फ्लड कर सकते हैं, फिर से सुखा सकते हैं, राइट। इससे क्या होगा, सॉइल जो है वो पार्शली ड्राई आउट होगा बिटवीन द इरिगेशन साइकिल्स। और ये जो मेथड है, कहा जा रहा है इट विल हेल्प इन रिड्यूसिंग द वाटर यूसेजेस इन राइस पैडीज व्हाइल आल्सो डिक्रीजिंग द मीथेन एमिशन एज एन इंटरमिटेंट ड्राइंग
reduces the anaerobic conditions, right? तो क्योंकि बोला गया, देखो राइस पैडीज को आराम से, वाटर को तो कमी नहीं होगी, बट साथ ही साथ होता क्या है ना, प्रॉब्लम ये होता है दैट अगर राइस, सोचो ये राइस का फील्ड है, ठीक है, और यहाँ पे पूरा पानी से डुबा दिया आपने इस रीजन को, तो क्या होता है ना, अब राइस का जो रूट्स है, ये जो राइस के जो प्लांट्स है, इसके जो रूट्स है, ये तो आपका सांस तो लेंगे ना, तो ये जो यहाँ पे सांस लेता है ना, तो ये एनारोबिक कंडीशन में सांस लेता है, एयर नहीं रहता है ना, तो उसके केस में ये लोग क्या करते हैं, मीथेन रिलीज करते हैं, और आप तो पता ही है मीथेन एक पोटेंट ग्रीन हाउस गैस है, समझ रहे हो बात? तो अब ये बोला जा रहा है दैट अभी अगर इसको ड्राई कर दिया जाएगा तो ये कम मीथेन रिलीज करेंगे, है ना, तो वही बोला गया डिक्रीजिंग द मीथेन एमिशन, राइट। और इससे क्या हो जाएगा दैट अल्टीमेटली जो नेगेटिव नुकसान पहुंचता है वो भी नहीं होगा। तो वही बोला गया दैट पहले ड्राई आउट किया जाएगा कंसिस्टेंट जर्मिनेशन के लिए, उसके बाद लीव कर दिया जाएगा पैडी फील्ड, एक बार वाटर दिया जाएगा, फिर से वाटर को सुखाया जाएगा, फिर से वाटर दिया जाएगा। तो ये इसी टेक्निक को हम लोग कहते हैं ऑल्टरनेटिंग वेटिंग एंड ड्राई technique. I hope that this is understood to you guys, and with this we are concluding today's session. We'll meet in next session. Till then, bye bye, take care.